मैक्सवेल, दैट इज जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, 1873 में ही यूनिफाइड इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एज वेल एज ऑप्टिक्स टू शो दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। दिस वाज गिवन इन 1873। शेल्डन, ग्लासशो, एब्डसैलम, स्टीवन विनबर्ग, 1979 में they gave the idea of this electro weak force which is a combination of electromagnetic field as well as the weak nuclear force। फिर आते हैं कार्लो रूबिया, साइमन वेंडर मीर, इन्होंने 1984 में इन्होंने वेरीफाई करी थी थ्योरी ऑफ द इलेक्ट्रो वीक फोर्स। फिर बात करते हैं हम कंजर्व्ड क्वांटिटीज के बारे में। अब जो फिजिक्स है दिस गिव्स द लॉस टू समराइज ऑल द इन्वेस्टिगेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ द फिनोमेना occurring in the universe। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं दैट रिमेन कांस्टेंट विद द टाइम, इनको हम कहते हैं कंजर्व्ड क्वांटिटीज। अब कुछ क्वांटिटीज होती हैं जो कि बिल्कुल कांस्टेंट रहती हैं विद टाइम, इनमें बिल्कुल भी बदलाव या चेंज नहीं आता है, उनको हम कहते हैं कंजर्व्ड क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी है अंडर एक्सटर्नल फोर्स है, the kinetic and the potential energy change over time but the total mechanical energy, that means kinetic energy plus potential energy एक तरह से कांस्टेंट रहती है। ये हम एनर्जी वाले चैप्टर में करेंगे दैट के ई प्लस पी ई इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है रिस्पेक्टिव कि कितने चेंजेस काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी में अप डाउन कैसे आते हैं। फिर है कंजर्व्ड जो क्वांटिटीज हैं ये या तो स्केलर हो सकती हैं जैसे कि एनर्जी, या वेक्टर हो सकती हैं। वेक्टर इन द टर्म्स ऑफ टोटल लीनियर मोमेंटम उसकी एग्जांपल है, टोटल एंगुलर मोमेंटम भी उसी की एग्जांपल है। अब ये जैसे कि बॉल है, ये बॉल एयर में जाती है एंड इट इज फॉलिंग टू द ग्राउंड, इट हैज सम पोटेंशियल एनर्जी। जब ये नीचे होती है तब इसको, जैसे कि हम बात करें ये बॉल ऊपर जा रही है अभी, अगर ऊपर जाती है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आती है और ऊपर जाते ही एट द टॉप इसकी जीरो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। एज सून एज ये ग्राउंड को टच करती है इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। हाइट अगर जीरो की, पोटेंशियल एनर्जी जीरो की, बट इसकी काइनेटिक एनर्जी वो मैक्सिमम हो जाएगी। ऑल द पोटेंशियल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स चाहे ऊपर हो या नीचे हो इसकी जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा सेम रहती है। देन वी हैव इज द कंजर्वेशन लॉज। एक जो कंजर्वेशन लॉ होता है एक तरह का हाइपोथेसिस होता है दैट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड जो भी एक्सपेरिमेंट्स हम आज तक प्रूव एक्चुअली नहीं कर पाए, तो दिस कैन बी वेरीफाइड विया सम एक्सपेरिमेंट्स। अब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है दैट मीन्स एनर्जी एक तरह से कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, और ये टोटल एनर्जी हर वक्त कांस्टेंट रहती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस द एनर्जीज रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम एंड कन्वर्ट जस्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कांस्टेंट रहती हैं लेकिन हाँ कन्वर्जन पॉसिबल है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। फिर ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये अप्लाई होता है टोटल यूनिवर्स के ऊपर एंड इट इज बिलीव दैट टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स आल्सो रिमेन्स अनचेंज्ड। इट कुड कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट ओवरऑल सेम ही रहता है। अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन द नेचर प्रोड्यूसेस सिमेट्रिक रिजल्ट्स एट द डिफरेंट टाइम्स। फिर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन जीरो है लेकिन जब वो ग्राउंड को हिट करती है पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है एंड वो कन्वर्ट हो जाती है टू द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी, उसमें मोशन आ जाता है। हीट एनर्जी, रबिंग होती है, फ्रिक्शन होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है। साउंड एनर्जी, एक तरह से साउंड भी प्रोड्यूस होता है और इन टर्म्स ऑफ साउंड वेव्स वो जनरेट होकर चला जाता है। देन वी हैव इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास भी एक तरह से कांस्टेंट ही रहता है। ये एक प्रिंसिपल है दैट इज यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। अ केमिकल रिएक्शन इज बेसिकली रीअरेंजमेंट ऑफ जस्ट द एटम्स अमंग द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। एक टोटल बाइंडिंग एनर्जी होती है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की एंड वो एक तरह से प्रेजेंट है इन द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। द डिफरेंस अपीयर सच एज द हीट एंड रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, नॉट द एंडोथर्मिक बट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड द ऑपोजिट इज ट्रू फॉर द एनर्जी ऑब्जर्विंग ऑल्सो। ये जो हमने पहले बात करी कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी है इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में रिएक्शन होता है, ठीक है, एक तरह से, और जो इसकी टोटल एनर्जी होती है वो लेसर होती है एज कम्पेयर टू द टोटल एनर्जी बाइंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। एंड डिफरेंस कैसे था, हीट की तरह, मतलब गिविंग आउट हीट, सो दैट इज द एक्सोथर्मिक। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। एंडोथर्मिक में क्या होता है, जो हीट होती है या एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब की जाती है, हीट एनर्जी एक तरह से एनर्जी की फॉर्म हुई। अब ये जो एटम्स होते हैं these are merely rearranged but not destroyed, so the total mass of the reactants before the reaction and after the reaction that will remain constant. Mass is related to the energy through the Einstein theory is equal to mc square, it is square over here, and c is the speed of light in vacuum. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये भी कांस्टेंट रहता है। द सिमेट्री ऑफ लॉज ऑफ नेचर विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसलेशन इन स्पेस, इसको हम कहते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसके एग्जांपल है कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है दैट इज सेम ऑन अर्थ एंड मून। जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है मतलब फोर्स इज इक्वल टू एम इनटू जी,
ये वाले की अगर हम बात करें, या फिर दूसरा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है फिजिकल G m1 × m2 डिवाइड बाय r², ये सारे फॉर्मूलाज ये सब सेम रहते हैं। दैट मीन्स द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक तरह से सेम ही रहता है, चाहे अर्थ हो या मून हो। बस जो जी की वैल्यू है वो 1/6 हो जाती है मून पर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट बिकम्स 1/6 ऑन मून देन दैट ऑफ अर्थ। फिर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस है। दैट मीन्स नो इंट्रिंसिकली प्रेफर्ड डायरेक्शन इन स्पेस। हम डायरेक्शन की बात करें स्पेस में, दैट अंडरलाइंस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स की। सो सम ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड स्टेटमेंट्स ऑन द नेचर of science have come from Albert Einstein, and he has been one of the greatest scientists of all time. What do you think did Einstein mean when he said, the most incomprehensible thing about the world is that it is comprehensible? अब इससे एल्बर्ट आइंस्टाइन का मतलब क्या था? उससे इसका ये मतलब था कि जो हमारे पास फिजिकल वर्ल्ड, जो हमारे आसपास है, अराउंड अस है, दैट इज फुल ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नेचुरल फिनोमेना। सो वर्ल्ड जो है वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नेचुरल फिनोमेनाज हो रहे हैं। बट अगर हम स्टडी करें, ऑब्जर्व करें अच्छी तरह से, इट हैज़ बीन फाउंड दैट ऑल ऑफ दीज फिनोमेना आर एक्चुअली बेस्ड ऑन सम बेसिक फिजिकल लॉज, एंड इसलिए इसको उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिबल बोला, कि ऑल द फिजिक्स लॉज कैन डिफाइन दिस, कैन एक्चुअली एक्सप्लेन दिस, तो इसलिए उन्होंने इसको कॉम्प्रिहेंसिबल बोला। Second question, every great physical theory starts as a hearsay and ends as a dogma. Give some examples from the history of science of the validity of this incisive remark. This statement verb is true because अगर हम validity की बात करें of this incisive remark, that can be validated from the example of moment of inertia. It states that moment of inertia of a body depends upon its energy. जो हमारा moment of inertia है वो depend करता है energy के ऊपर। बट अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस मास एनर्जी रिलेशन, जो कि कहते हैं E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो एनर्जी है वो एक्चुअली डिपेंड करती है स्पीड ऑफ द बॉडी पे, एम सी स्क्वायर, एंड सी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो एक तरह से एनर्जी है वो डिपेंड करती है स्पीड ऑफ बॉडी के ऊपर। सो यहाँ से हम इसकी वैलिडिटी इस रिमार्क की दे सकते हैं। Politics is the art of the possible. Similarly, science is the art of the soluble. So explains beautiful aphorism on the nature and practice of science. So it is well known that if you want to win in the elections and win over the votes, the politicians make sure and they can do each and everything possible, even when they're least sure of the same. और साइंस में भी जो हमारे फिजिकल नेचुरल फिनोमेनाज होते हैं, these can be explained in terms of basic laws of the physics. So politics अगर art of possible है कि कुछ भी हो सकता है, science is the art of the soluble. Though India now has a large base in science and technology which is fast expanding, it's still a long way from realizing its potential of becoming a world leader in science. So कुछ important factors ऐसे बताओ that have actually hindered the science की development and advancement in India. So these are, first is lack of infrastructure and funds. हमारे पास जो funds हैं quality research work के लिए ये बहुत ही कम है अगर science की बात करें। Poor pay skills obviously, and other facilities to the scientists as compared to the administrators. Science education is neither properly oriented nor directed. It needs specific directions depending on our requirements, and the industries are the actual consumers of new technology and research. The industrialists of this country have little confidence in the ability of the Indian scientists, and there is practically no coordination between the researchers and the industrialists. And जो rural based science education, that is nearly non existence. So the majority of the population is derived of the benefits of the advancements that are being taken place in technology and science. No physicist has ever seen an electron, yet all the physicists believe in the existence of electrons. An intelligent but superstitious man advances this analogy to argue that ghosts exist even though no one has seen it. So, how do you refute his argument? Even though an electron has never been seen but its effects have been observed, and the practical evidence is electricity. So, regarding spirits and ghosts, even though there are claims, but still we don't have any kind of observations or successful testing on that. But on electricity, we do have, so we can say that yes, electrons exist. Next, Hekigani is a crab species native to Japan that has shells that bear a pattern resembling the face of a samurai. So, provided below are the possible explanations of this phenomena, which is more logical. Actually, B is more logical. Okay, let's read about A also. Fishermen in that area set free any crab they caught which accidentally had patterns resembling a samurai's face. As a result, this particular pattern in the crab shell
lived longer and due course of time this pattern was genetically propagated. So ये एक तरह का hypothesis था that was given by Carl Sagan in a TV series as an example of the evolution. And ये जो evolution हो रही है किसके ऊपर dependent है? Artificial selection के ऊपर. मेनली जो एवोल्यूशन होती है वो नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड होती है, जैसे कि चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी में कहा था ऑफ द ओरिजिनल स्पीशीज, ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज. ठीक है, लेकिन इस पे ये एवोल्यूशन हो रही है सो द आर्टिफिशियल सिलेक्शन. एंड जो हमारा बी पॉइंट है वो कहता है नेचर इम्प्रिंटेड दिस पैटर्न ऑन द शेल ऑफ क्रैब्स एज एन ऑनर टू द यंग एम्परर एंड टोकू ऑफ द सिमुराई क्लैन हेक हु ड्राउन्ड इन द सी ड्यूरिंग अ बैटल. सो एक तरह से ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी इस ऑब्जर्व फैक्ट की. The Industrial Revolution in England and Western Europe more than 2 centuries ago was triggered by some scientific and technological advances. Well, what were these advances? So वहाँ पे इन्होंने क्या करा कि यूरोप वालों ने और वेस्टर्न यूरोप वालों ने बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस करी इन द टर्म्स ऑफ स्टीम इंजन, इलेक्ट्रिसिटी, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सप्लोजिव, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड एवरीथिंग. सो जो स्टीम इंजन है उन्होंने हेल्प करा in the field of heat and thermodynamics, theory of gravitation में, in the field of motion and making guns and cannons. So इससे जो industrial evolution है ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई. It is often said that the world is witnessing now a second industrial revolution that will transform the society as radically as it did the first. So list some key contemporary areas of science and technology which are responsible for this evolution. So कुछ हैं जैसे कि development of the super fast computers, इंटरनेट आ रहा है, 4G 5G तक पहुंच गई है इसकी स्पीड. ट्रिमेंडस एडवांसमेंट्स जो कि आईटी में आ रही हैं, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, द कंप्यूटर फील्ड में. डेवलपमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स एट द रूम टेम्परेचर जो कि डेवलपमेंट ऑफ रोबोट्स को प्रभावित कर रही है एक तरह से. इन अबाउट 100 वर्ड्स अगर एक हम फिक्शनल पीस लिखें about the science and technology of the 22nd century, that humans will be able to create wormholes, allowing people to travel to distant places in the universe and will be in the contact in the aliens, human settlements. ये just तरह की fiction है. With advancements in the quantum physics, we'll be more aware understanding of the true nature of our universe existence. And जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो पोल्यूट नहीं करेंगी धरती को. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस वगैरह में क्लैशेस भी हो सकती हैं. So attempt to formulate your moral views on the practice of science. Imagine yourself stumbling upon a discovery which has the greatest academic interest, but is certain to have nothing but dangerous consequences for the human society. How, if at all, will you resolve your dilemma? So, अगर हमारी कोई भी डिस्कवरी आ रही है जो ग्रेट साइंटिफिक इंटरेस्ट के लिए बट हार्मफुल है, तो उसको पब्लिक नहीं करना चाहिए बिकॉज साइंस इज फॉर द सोसाइटी, ना कि सोसाइटी इज फॉर द साइंस. सो समवन लाइक एनी नॉलेज कैन बी पुट टू द गुड यूज और बैड यूज डिपेंडिंग अपॉन द यूजर. सो थोड़े से एप्लीकेशन हमने साइंस के दिए हैं बिकॉज वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वट नॉर्मली वट इज साइंस एंड फिजिक्स. सो हम इसके ऊपर बताना चाहते हैं कि वट कैन बी गुड और बैड. Mass vaccination against the smallpox to curb and finally eradicate this disease from the population. Well, this has been successfully done in India, so this is a good idea. Technology को हमें अच्छे के लिए यूज़ करना चाहिए. Okay, so television for eradication of literacy and for mass communication on news and is very good one. Again, prenatal sex determination, it's a bad one. Computers for increasing the work efficiency, it's a good one. Putting artificial satellites into the orbits around the earth, good one. Development of nuclear weapons, a bad one. Development of the new and powerful techniques of chemical and biological warfare, bad one. Purification of water for drinking, good one. Plastic surgery, again a good one. And cloning is the best one, actually, it's the good one. So India has had a long and unbroken tradition of great scholarships, whether in mathematics, astronomy, linguistics, logics, and ethics. Yet in parallel with the several superstitions and obscurest attitudes and practices जो कि हमारी सोसाइटी में आई हैं, उनसे ये अभी तक कंटिन्यू हो रही हैं. ठीक है, अमंग वेरी एजुकेटेड. तो हम इसको नॉलेज ऑफ साइंस को कैसे लेकर आएँ और इस एटीट्यूड को चेंज करें, वो है कि जो पावर्टी है या इलिटरेसी है, दीज आर द मेन फैक्टर्स फॉर सुपरस्टिशियसनेस इन इंडिया. सो अगर हमें इनको रिमूव करना है, हमें सबको एजुकेट करना पड़ेगा, उनका एक साइंटिफिक एटीट्यूड लेकर आना पड़ेगा. जो नॉलेज ऑफ साइंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें उन्हें लॉजिक्स बताने पड़ेंगे कि सब कुछ दुनिया में क्यों हो रहा है, क्या लॉजिक है इसके पीछे. दो जो हमारा लॉ है वो इक्वल स्टेटस देता है विमेन को, लेकिन फिर भी अनसाइंटिफिक व्यूज होते हैं ऑन द वुमेन्स इनेट नेचर कैपेसिटी एंड इंटेलिजेंस एंड उनको सेकेंडरी स्टेटस दिया जाता है. So how could you deal with that? So some people in a society they have the view that women do not have the innate nature capacity and intelligence. So अगर ये demolish करना है, we need to prove their abilities in science and technology. Examples है Madam Curie,
Mother Teresa, Indira Gandhi, Margaret Thatcher, Rani Lakshmibai, Florence Nightingale. So give that examples at that time. So it is important to have beauty in the equations of physics. The great British physicist Pam Dirac held this view. So criticize this statement. Dirac's belief holds true. Equations which represent entire concepts and hold up against the experimental results ये खुद ही बहुत simple होती हैं, small होती हैं, symmetrical होती हैं, and they are really beautiful in themselves. As I told you, E is equal to mc square, E is equal to h into nu, force is equal to m into g, mass into acceleration, the acceleration due to gravity g. Pe is equal to mgh. So, though the statement quoted above may be disputed, most physicists do have a feeling. Some of the notable